एंड वेलकम दोस्तों। तो ये नए साल के लिए नया बजट आ चुका है आज। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे एकदम बहुत आसान और सरल भाषा में कि क्या क्या नई चीजें इस नए बजट में है और किस तरह से हमारा इस नए फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या फायदा होगा और कैसे हमें किस किस चीजों का हम पर भार दुगना पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपए तक की कुल कमाई करने वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। और बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी और इसके तहत 7.5% का सालाना ब्याज भी मिलेगा। दोस्तों किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। और वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी का माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। अब जाने क्या यह अमृत काल है। बीते कुछ सालों में हमने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस मजबूत नींव पर इमारत खड़ा करने का मौका है। दोस्तों वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है और इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट संस्थान को भी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बजट से जुड़े सभी जरूरी अपडेट और क्या क्या इस बजट में है। ये सारी बातें करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस नए बजट को किसी ने चुनाव का एक प्रोपेगेंडा बताया तो किसी ने एक गुंजाइश सी जता दी है। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट बुधवार को पेश किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार देश के सामने ये बजट रखा। इसे लेकर जो विपक्षी दलों की तरफ से भी काफी मिली जुली सी प्रतिक्रिया मिली है। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई की बात, कुछ भी ऐसी बात बजट में नहीं की गई थी। दोस्तों वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है और किसानों के लिए कुछ नहीं। किसानों की एमएसपी की कहीं बात नहीं की गई है और रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कहा गया। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का कहना है कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंदकर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए अपने गोल गोल बातें की। ये बजट खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। दोस्तों अब बजट पर वहीं विपक्ष की तरफ से भी काफी सारी बातें कही गई है। कहीं तारीफें हुई हैं तो कहीं विपक्ष की तरफ से आरोप लगे हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइए। बहुत अच्छी बातें इस बजट को लेकर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बात करते हैं कि क्या विपक्षी दलों ने इस बजट को लेकर कहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह से मिस्टर संजय सिंह का कहना है। और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा इंसान, ये उन्होंने एक राइम कह दी। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है इंसान, पूंजीपतियों के लिए लूट हुई आसान। जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह का ये कहना है। जबकि कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने आयकर व्यवस्था में बदलाव की बात को सराहा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी बजट पर सवाल उठाए हैं और बजट में योजनाओं पर करोड़ों का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं किसे कितना फायदा मिला है और किसे किस तरह से बजट से क्या क्या मिला है।
तो दोस्तों बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार ने 1250 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और वहीं जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में लगभग 5,172 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 79,590 करोड़ रुपए और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में 5,943 करोड़ रुपए, वहीं पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लगभग 2,491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े अमाउंट को यहाँ पे बजट में पेश किया गया है इस बार। उसके साथ में बजट 2023 में क्या नया है, क्या बुजुर्गों को और महिलाओं को क्या फायदा मिला है, इसके लिए बात करते हैं। हाँ दोस्तों, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी। दोस्तों, महिला सम्मान की बात करें तो महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके तहत 2 साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं इसकी जो ब्याज दर रहेगी वो रहेगी 7.5%। इसके अलावा आंशिक रूप से यह राशि निकाली भी जा सकती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इस बजट में किस मंत्रालय को कितना हिस्सा मिला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए, वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए, वहीं रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपए, उसी के साथ साथ गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले। इसी के साथ साथ संचार जो मंत्रालय है दोस्तों उसे 1.23 लाख करोड़ रुपए, ये जो राशि मिली है अलग अलग मंत्रालयों को आज के बजट के द्वारा पेश की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। रक्षा बजट में सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपए का था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, नए बजट में इतने करोड़ वेतन भोगियों को भी फायदा होने की संभावनाएं है, उसकी बात करते हैं तो आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2022 तक भारत में वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 8.6 करोड़ के करीब थी। ऐसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया टैक्स स्लैब में बदलाव करोड़ों वेतन भोगियों को फायदा दिला सकता है। तो दोस्तों, शहरों में रहने वाले वेतन भोगियों की भारत में औसतन सैलरी जो है 3 लाख के आसपास सालाना रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो इस नए बजट में टैक्स स्लैब्स है और किस तरह से फायदे दिए गए हैं उन सभी के बारे में अब बात करते हैं। अब जो है इसमें जो नई टैक्स व्यवस्था है, नई टैक्स व्यवस्था में मात्र 5 ही स्लैब होंगे। नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब घटाकर 7 से 5 कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा जिसमें 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9% का होगा जिसमें 10% टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा जिस पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30% टैक्स लागू होगा। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये जो टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स न लगने का ऐलान किया है। इसके अलावा यदि किसी की कमाई 9 लाख रुपए तक की है तो उसे महज 45,000 रुपए ही चुकाने होंगे। दोस्तों 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने टैक्स छूट को 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपए तक की कमाई पर 45,000 रुपए का ही टैक्स लगेगा।
7 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। हाँ जी दोस्तों, अब अगली बात करते हैं। पहली बार जो है महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत होने जा रही है। जानेंगे कितनी राशि इसमें जमा की जा सकती है और कितना इसमें ब्याज मिलेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल 2 लाख रुपए का निवेश कर सकती हैं। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की एक पहली स्कीम है। दोस्तों, अगली बात करते हैं बुजुर्गों के लिए। तो वित्त मंत्री ने महिला बचत योजना शुरू करने के बाद इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है। जो उनकी बचत राशि है वो 15 से 30 लाख कर दी गई है। तो अगली बात करते हैं दोस्तों, वाहनों की जो स्क्रैपिंग होती है, जो भी गाड़ियों की स्क्रैपिंग होती है उसमें छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई। वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगली बात जो डिजिटलाइजेशन करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए कही गई, तो वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड को भी पहचान पत्र की मान्यता दी जाएगी। रेलवे के लिए जो बजट लागू किया गया है दोस्तों, 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रेलवे के लिए लागू किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, अगली बात करते हैं पीएम आवास योजना के तहत बजट का जो 66% का इजाफा किया गया है, उसमें दोस्तों कुल 79,000 करोड़ रुपए का फंड इस स्कीम के तहत जारी किया जाएगा। अगली बात दोस्तों, कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज शुरू किया जाएगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा और लघु उद्योगों में रोजगारों में इजाफा होगा। दोस्तों, अगली बात दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की एक स्थापना करने की यहाँ पे बात कही गई। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग अलग लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ की रकम जारी की जाएगी और उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने ग्रीन ग्रोथ का इसको एक नाम दिया गया है। दोस्तों, अब अगली बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पैदावार की इजाफा, उसमें जो है मिलेट्स की पैदावार को बढ़ाने का एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को भी प्रोत्साहित करेंगे और मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे एक नए नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई। हाँ दोस्तों, कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने और मुफ्त राशन दिए जाने की बात जो है वित्त मंत्री ने आज कही। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपए हो गई है। अब दोस्तों, ये तो भगवान जाने कि कितना ये सत्य है, कितना ये खाली एक आंकड़े हैं। तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम अपनी वीडियो में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकोनॉमी का आकार बढ़ा है और भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आ गया है। अब दोस्तों, आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की जो आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम एकदम सही ट्रैक पर हैं। और यह अमृत काल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे खुश होंगे। ये शब्द थे दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। अब बात करते हैं दोस्तों, आम बजट से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बजट जो है गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत के मॉडल को स्वीकार कर रही है, भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक ग्रोथ को दुनिया स्वीकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि विपक्ष को असंतोष नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के विकास के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब कितना बड़ा दिल विपक्ष दिखाएगा ये तो विपक्ष वाले ही जाने। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले कहा था
कि मैं एक मिडिल क्लास से आती हूं और इस वर्ग पर दबाव को समझती हूं। अब सवाल यही है कि क्या बजट में वह इस वर्ग की चिंताओं को समझेंगी। अब दोस्तों बात तो वहीं अटकती है, खास तौर पर टैक्स में छूट की जो उम्मीद मिडिल क्लास की ओर से की जा रही है, जो लंबे समय से इसकी मांग करता आ रहा है, क्या ये पूरी हो पाएंगी। और बात करते हैं दोस्तों अब आगे की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश किया आज उन्होंने। हाँ दोस्तों, ये बहुत खास बात थी। जो आज का बजट हुआ है उसकी कोई भी हार्ड कॉपी किसी मीडिया वालों को नहीं दी गई और किसी भी अन्य पत्रकारों को कोई हार्ड कॉपी नहीं मिली उसकी। हालांकि मंत्रियों और सांसदों को पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी प्रिंट कराई गई थी, लेकिन पूरा बजट जो है ये सॉफ्ट कॉपी और पेपरलेस था। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें जो थी आज हमने आपको बताई है नए बजट 2023-24 के बारे में। दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग नॉलेज को एकदम आसान भाषा में सीखने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों चैनल अपने दोस्तों के साथ। आई एम अ लर्नर आपके साथ है हमेशा। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।